students, here we are going to discuss about the elasticity of demand. It is one more important topic from the same unit and the subject is managerial economics, as you very well know. So here we are going to discuss about the elasticity of demand and its types. ठीक है, ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है और इसको समझने के लिए आपको पूरा वीडियो जो है वो स्टार्टिंग से ही देखना पड़ेगा, ताकि आपको डिमांड फोरकास्टिंग और जब लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पता होगा देन ओनली यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हिंदी में इसको कहते हैं मांग के लोच का नियम। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इज हैविंग देयर ओन इलास्टिसिटी। हर प्रोडक्ट की अपनी खुद की क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है। दैट मीन्स कि उसकी जो प्राइस होगी इट इज टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड and wants. Some changes should be there according to the particular time. ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम जो डिस्टिंग्विश करते हैं उसको 3 टाइप से करते हैं। पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड थर्ड वन इज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इन सभी के डिफरेंट और टाइप्स हैं, इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये टॉपिक थोड़ा सा वास्ट होने वाला है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी, हर कमोडिटी की अपनी एक प्राइस होती है और उस गिवन प्राइस के साथ ही उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? एसोसिएट होती है। दैट मीन्स कि जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल थे, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पूरा डिस्क्राइब किया था, पूरा डिस्कस किया था और उसके सब टाइप्स के ऊपर डिस्कशन किया था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइप होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा। तो जब भी हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, दैट मीन्स की परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज पर द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आपकी प्राइस में डिफरेंस आया है तो उसकी क्वांटिटी में भी क्या होगा? उसी रेशियो से चेंज आएगा। अगर आपकी इनकम चेंज हुई है तो प्राइस की क्वांटिटी डिमांड, सॉरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड में उस रेशियो से ही क्या आएगा? चेंज आएगा। एंड क्रॉस इलास्टिसिटी इज सेम लाइक दोस टू डिमांड। तो इस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डिग्रीज होंगी वो प्राइस इलास्टिसिटी की अपनी खुद अलग कुछ 5 डिग्री होंगी, देन इनकम की और फिर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो आई थिंक हियर यू आर वेरी मच नाउ एक्सप्लेन विद दिस टॉपिक इन योर ओन वर्ड। अब आप खुद अपने आप से इन वर्ड्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करने के बाद हम इनकी डिग्रीज के बारे में समझेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? सबसे पहले आप समझ लीजिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, देन टू टॉपिक वी विल डिस्कस लेटर। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड की जब भी हम बात करते हैं तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड किस रेशियो से होता है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि प्राइस में जो भी चेंज आ रहा है उसी रेशियो से उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है? चेंजेस आते हैं। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Now we will discuss about the degree of price elasticity of demand. Here we categorize the price elasticity of demand into 5 categories. First category is perfectly elastic demand. Second is perfectly inelastic demand. Third one is unitary elastic demand. Fourth is relatively elastic demand and fifth is relatively inelastic demand. Now we will discuss about the first degree of price elasticity, that is the perfectly elastic demand. So students, here we can, अब आप प्राइस इलास्टिसिटी और परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे समझेंगे? तो देखिए कि यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें यहाँ पर हम लेते हैं क्वांटिटी को, ये है हमारी क्वांटिटी और y एक्सिस पर है हमारी प्राइस। ठीक है, x एक्सिस पर हम ले रहे हैं क्वांटिटी को। अब
देखते हैं कि पर्टिकुलर अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ओपी है, P डिनोट्स प्राइस, और यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस ओपी है तो उस सेंस में उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, ओक्यू होगी। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस में ना ही कोई राइज हो रहा है ना ही कोई फॉल हो रहा है, या ऑन द अदर हैंड प्राइस अगर किसी रेशियो से बढ़ रही है और अगर प्राइस किसी रेशियो से घट रही है, तो स्टिल उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगी, सेम होगी। मतलब उसके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने पर या प्रोडक्ट की प्राइस घटने पर उसकी क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस 10 थी, ठीक है, तो भी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 2 थी। अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ के 11 हो गई तो भी क्वांटिटी 2 है, और अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस घट के 9 हो गई तो भी उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 2 है। दैट मीन्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी है। तो प्राइस में ना ही कि उसके फॉल से ना ही उसके राइज के ना घटने से ना बढ़ने से अगर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये टोटली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ऐसा रियल लाइफ में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ईडी होता है, ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ईडी यहाँ पर किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर। ईडी डिनोट्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यह आपका फर्स्ट कंसेप्ट हुआ परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली अनइलास्टिक डिमांड क्या होती है कि एट ए गिवन प्राइस, ठीक है, कि यहाँ पर अगेन सेम कंसेप्ट रहेगा, चेंज नहीं होगा, हमेशा प्राइस वाई एक्सिस पर होगी और क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर ही होगी। तो हम देखेंगे कि जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाती है, ओपी है, तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, ओक्यू होगी। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसकी क्वांटिटी या प्रोडक्ट की प्राइस क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं दे रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी भी हो जाए, P से P1 होगी लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर क्वांटिटी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर क्वांटिटी चेंज हो रही थी, इन्फिनिटी तक बढ़ती जा रही है सेम प्राइस पर, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर प्राइस बढ़ रही है। तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसकी क्वांटिटी क्या है, सेम है, उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर प्राइस घट बढ़ रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर जो ईडी होता है वो किसके इक्वल्स टू होता है, 0 के इक्वल्स टू होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट हमारा कहलाता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। दैट मीन्स कि देयर इज नो चेंज इनटू द प्राइस। उस अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट की घट भी जाती है या किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ भी जाती है तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। दैट्स व्हाई हियर वी कॉल इट टू परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। Again I am taking Q on x axis and P on y axis। तो अब यहाँ पर समझने वाली आपको क्या बात है कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी, OP थी, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, OQ। अब उस प्रोडक्ट की प्राइस, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस घट के मतलब OP से घटकर क्या होगी, OP1 हो गई। तो स्टूडेंट्स उसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड में ही उसी रेशियो से क्या आएगा, चेंज आएगा। ये देखिए प्रोडक्ट की प्राइस पहले OP थी, घटकर क्या हो गई, OP1 हो गई। तो ये वाला जो कहने का मतलब ये वाला जो चेंज है वो उसकी क्यू क्वांटिटी के क्या होगा, इक्वल ही होगा। इसको मार्शल ने यूनिट कंसेप्ट भी कहा है। यहाँ पर ईडी जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मार्शल ने इसको यूनिट डिमांड भी कहा है, किसको, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को। अब यहाँ पर जो हमारा कर्व होता है उसको हम क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पर हमारा जो कर्व रिसीव हुआ है हमको वो क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
यहाँ पर बोला। दैट मीन कि जिस रेशियो से प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आता है, जिस रेशियो से प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है या बढ़ जाती है, तो स्टूडेंट्स उसी रेशियो से उसकी क्वांटिटी में भी क्या आता है, चेंज आता है। हियर द ED इज इक्वल्स टू 1। ये कंसेप्ट इमेजिनरी नहीं है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। नाउ वी विल डिस्कस द रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक ऑफ डिमांड को अब हम समझेंगे कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस में बहुत छोटा सा चेंज अगर आता है, क्या कहा मैंने कि प्रोडक्ट की प्राइस में बहुत छोटा सा चेंज आया है, लेकिन उस छोटे से चेंज के कारण क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत बड़ा चेंज आता है। हाउ? सो लेट्स डिस्कस इट। अब हम यहाँ पर समझेंगे प्राइस का रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को, कि दैट मींस अगर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस OP थी तो उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, OQ हो गई। क्या क्वांटिटी हो गई, OQ हो गई उस प्राइस की क्वांटिटी। लेकिन देखिए अब बहुत थोड़ा सा चेंज आया है, प्रोडक्ट की प्राइस OP से घटकर बढ़कर क्या हो गई, OP1 हो गई, लेकिन उसकी डिमांड में, उस प्रोडक्ट की डिमांड में हमको बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। कैसे? कि प्राइस में तो सिर्फ बहुत थोड़ा सा चेंज आया, क्या कि प्राइस OP से OP1 सिर्फ इतनी ही चेंज हुई, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी डिमांड थी वो OQ से बढ़कर क्या हो गई, OQ1 हो गई। तो हियर इज अ ह्यूज चेंज इन रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में अगर बहुत छोटा सा चेंज आया, जैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइस थी सपोज 10 रुपीज, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, 5, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस 10 से बढ़कर क्या हो गई, 11 हो गई, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखिए कि प्राइस जो है वो सिर्फ 1% से बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर एक ह्यूज वेरिएशन आया है क्वांटिटी डिमांड में, तो इट इज नोन एज द रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। नाउ वी विल डिस्कस द रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो इसमें भी सेम यही चीज होती है, थोड़ा सा ये अलग है। प्राइस रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड से रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे, समझिए। किसी प्रोडक्ट की प्राइस थी OP, जो कि बढ़कर क्या हो गई, OP1, और उसकी क्वांटिटी थी OQ। प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई OP से OP1, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी में चेंज आया वो बहुत माइनर सा चेंज था, मतलब बड़ा चेंज उसकी क्वांटिटी में नहीं आया। इस तरीके से देखिए कि प्राइस में वेरिएशन कितना था, OP से OP1, इतना बड़ा चेंजेस था, इतना बड़ा वेरिएशन था, मतलब प्राइस एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई थी प्रोडक्ट की, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं था। देखो दोनों का रेशो आप खुद मेजर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन जो उसकी क्वांटिटी डिमांड है उसमें बहुत छोटा सा चेंज ही देखने को हमको मिला है कि प्रोडक्ट की प्राइस, अब ऐसे समझो इसको। हाँ, अब यहाँ पर जो ED होता है, ED इज मोर देन 1, यहाँ पर ED क्या होता है, 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है, और इस कंसेप्ट में मैं बताना भूल गई थी, ED जो होता है वो 1 से कम होता है। कैसे कि प्रोडक्ट की प्राइस 10 थी और उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो क्या थी, 10 पर 3 थी, लेकिन अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाकर एकदम से 20 कर दी जाए तो भी उसकी डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में इफेक्ट नहीं पड़ता है। 10 थी और क्वांटिटी डिमांडेड 3, मतलब 10 रुपीज पर 3 पर यूनिट प्रोडक्ट खरीदा जा रहा था, लेकिन जब प्रोडक्ट की प्राइस एकदम से बढ़ गई या घट गई तो उसकी क्वांटिटी में बहुत माइनर सा चेंज आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 1 और 2 टाइम्स अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड
each elasticity of demand. Now we will discuss the second degrees of income elasticity of demand. Now we will discuss the income elasticity of demand. अभी थोड़ी देर पहले हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझा, अब हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? सो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर with respect to the percentage change in quantity demanded. That means कि जिस भी proportionate से किसी भी बायर की, किसी भी कंज्यूमर की इनकम घटती या बढ़ती है, तो उसी proportionate से कंज्यूमर की जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो भी घटती या बढ़ती है। इसको हम क्या कहते हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट मीन्स कि द परसेंटेज चेंज इन द इनकम ऑफ बायर, proportionate change in percentage in the quantity demanded, कि जिस भी परसेंटेज से बायर की इनकम घटती या बढ़ती है उसी प्रोपोर्शनेट से उसकी क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में भी क्या आता है? चेंज आता है। सो अगेन हियर द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैटेगराइज्ड इनटू द थ्री कैटेगरी. First one is the positive income elasticity of demand, second is negative income elasticity of demand, and third is zero income elasticity of demand. First of all, we will discuss about the positive income elasticity of demand. अब positive income elasticity of demand क्या होती है? कि किसी भी पर्सन की अगर इनकम, अब यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर अगेन क्वांटिटी डिमांड को लेंगे और वाई जो एक्सिस है हमारा, उसमें हम इनकम ऑफ द बायर को शो करेंगे. इनकम ऑफ द बायर इज ऑन वाई एक्सिस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑन एक्स एक्सिस. सो स्टूडेंट्स, कि जब भी किसी भी कंज्यूमर की इनकम जो होती है अगर वो इंक्रीज होती है तो उसी रेशो से उसकी क्वांटिटी डिमांड भी क्या होती है? इंक्रीज होती है. एंड वाइस वर्सा, कि अगर किसी बायर की जो इनकम है वो क्या है? आई है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? आई क्यू होगी. दैट मीन्स कि ये जिस रेशो से होगी, उस जो इनकम होगी उसी रेशो से क्वांटिटी डिमांड होगी. अब अगर किसी बायर की इनकम ओ आई से बढ़कर क्या हो गई? ओ आई 1 हो गई, तो उसी प्रोपोर्शनेट के साथ जो बायर होगा उसकी क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगी? उसी रेशो से बढ़ जाएगी. दैट मीन्स कि यहाँ पर हमको एक अपवर्ड क्या मिलता है? अपवर्ड हमको कर्व रिसीव होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जिस रेशो से बायर की इनकम बढ़ रही थी उसी रेशो से क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. तो इसको हम क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिक पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यहाँ पर हमको जो एक जो बीडी कर्व मिल रहा है वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शो करता है. तो ये क्या हो गया आपका? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब हम समझेंगे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. अब नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कुछ ऐसे समझिए. अगेन हियर वी आर टेकिंग द इनकम ऑफ द बायर एंड हियर द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द बायर. ठीक है. अब क्या होता है कि अगर किसी पर्सन की जो इनकम थी वो क्या थी? O1 थी. इसको मैं 1 लिख रही हूँ पहले. और उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या थी? OX थी. ठीक है. मतलब इनकम कितनी है? O1, तो क्वांटिटी डिमांड क्या है? OX, है ना. अब अगर किसी पर्सन की जो इनकम है वो क्या होगी? O1 से बढ़कर OI1 होगी. कितनी हो गई? OI1. तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाती है? घट जाती है. थोड़ा सुनने में आपको अजीब लगेगा कि इनकम बढ़ रही है लेकिन फिर भी क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? घट रही है. तो OI1 से वो इनकम क्वांटिटी डिमांड घटकर क्या हो गई? OX1. अब उसी प्रोपोर्शनेट से और बंदे की बायर की इनकम क्या हो गई? OI2 और बढ़ गई. तो डिमांड क्या हो गई? और घट गई. ठीक है. कुछ इस तरीके से डिमांड OI1 से बढ़कर OI2 हो गई, तो
decreases in proportionate to OX2। तो इस तरीके से जो बायर की इनकम में एक सडन राइज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जो क्वांटिटी थी वो क्या होती जा रही थी, घटती जा रही थी। इसको हम यूनिट डिमांड की, यूनिट नेगेटिव इनकम डिमांड में हम इसको कहते हैं। तो हियर इज अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन रेशियो टू द इंक्रीजिंग इनकम विथ decreasing the demand, quantity demand. Now we will discuss about the zero income elasticity of demand. तो इस केस में क्या होता है कि अगर किसी भी जो कंज्यूमर है, अगर उसकी इनकम क्या होती है, बढ़ती जाती है, पहले O1 थी तो क्वांटिटी क्या थी, OQ थी, अब डिमांड क्या होगी, सॉरी इनकम क्या होगी, बढ़ गई, O1 से लेकर OI1 हो गई, फिर भी जो डिमांड है वो क्या है, सेम है, और इनकम बढ़ गई, OI1 से OI1 2 हो गई, लेकिन डिमांड फिर भी क्या है उसकी, सेम है, वही क्यों चलती जा रही है। तो ये मतलब इनकम कितनी भी बढ़ जाए लेकिन उसकी क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है, इसको हम क्या कहते हैं, जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट मींस कि देयर इज नो चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड एज पर द इंक्रीजिंग ऑफ डिमांड ऑफ इनकम ऑफ द बायर, कि बायर की इनकम लगातार बढ़ रही है लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है उसकी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। 10 रुपये अगर उसकी इनकम थी तो भी क्वांटिटी डिमांड 5 थी, उसकी इनकम 10 से 12 हो गई तो भी क्वांटिटी डिमांड 5 है, और इनकम बढ़ गई 12 से 14 हो गई, फिर भी क्वांटिटी डिमांड क्या है, उसकी सेम है। दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन the quantity demanded of the product as per the increasing of the income of the buyer. So here we discuss the degree of income elasticity of demand. Now we will discuss about the cross elasticity of demand. Here the cross elasticity of demand, first of all we will discuss about the meaning of cross elasticity of demand. So whenever we are talking about the cross elasticity of demand, that means कि when the two different products, that means the substitute good and the complementary goods, कि हम बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, कि अगर किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो रही है, प्रोपोर्शनेट चेंज इनटू द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी वाई, सो दैट द प्रोपोर्शनेट चेंज इनटू द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द एक्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम कैसे शो करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, CD से, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट मीन्स के proportionate change into the price of commodity y, तो उसी proportionate से proportionate change into the quantity of commodity x, ठीक है, दोनों में एक डिफरेंस है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर बात करते हैं तो पहले भी आपको मैंने कहा कि यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड जो होता है वो अप्लाई होता है, एप्लीकेबल होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड दैट मींस द प्रोपोर्शनेट चेंज इनटू द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, दोनों अलग अलग कमोडिटी है, यहाँ जो भी अगर प्रोडक्ट Y की प्राइस घट रही या बढ़ रही है तो उसी रेशियो से प्रोडक्ट X की जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो घटेगी या बढ़ेगी। अब इसको अगेन यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वापस से 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड इज नेगेटिव cross elasticity of demand, and the third one is zero cross elasticity of demand, ठीक है। 3 degrees of cross elasticity of demand we will discuss here. So first of all कि अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट हमने ले लिया सब्स्टिट्यूट गुड, टी एंड कॉफी दोनों एक दूसरे के क्या है, सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो अगर किसी प्रोडक्ट की या टी जो चाय है, अगर प्रोडक्ट टी की प्राइस
प्राइस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसकी जो चेंजेस है वो अगर क्या हम लेकर चलेंगे उसके प्राइस में थी पहले ओपी, तो क्वांटिटी डिमांड क्या थी, ओएम, एम से डिमांड को मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, यहाँ पर प्राइस। अब उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाती है, टी की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ओपी से कितनी हो गई, ओपी 1 हो गई। तो उसी प्रोपोर्शनेट चेंज से कॉफी के क्वांटिटी डिमांड में भी क्या आएगा, चेंज आएगा कि प्रोडक्ट टी, चाय की कीमत अगर ओपी से बढ़कर ओपी 1 हो गई तो जो कॉफी है, कॉफी की डिमांड में ओ एम से बढ़कर जो चेंज आएगा वो ओ एम 1 तक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक अपवर्ड लेफ्ट टू राइट कर्व रिसीव होता है काय में, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, कि भाई अगर चाय की प्राइस बढ़ रही है, ठीक है, चाय की कीमतें क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, तो कॉफी की डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि कॉफी के रेट कम हो एज कम्पेयर टू द टी, चाय के तुलना में। अब नेगेटिव इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझ लेते हैं। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, जब भी आप बात करते हैं नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे फाउंटेन पेन के साथ इंक की जो प्राइस होती है वो क्या होती है, जुड़ी होती है, कि जितनी फाउंटेन पेन की बिक्री होगी उतनी ही इंक की भी नीड कंज्यूमर्स को लगेगी। तो किस तरीके से होती है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है तो इन दैट केस की डिमांड क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। डिमांड क्या हो जाती है उस केस में, नेगेटिव हो जाती है। कैसे कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस पहले क्या थी, ओपी थी, क्या थी, ओपी थी, तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड थी वो क्या होगी, ओएम होगी, क्या हो जाएगी, ओएम हो जाएगी। अब उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जाती है, सपोज ओपी से बढ़कर ओपी 1 हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो ओएम से घटकर क्या हो जाएगी, ओएम 1 हो जाएगी। मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो जो उसका रिलेटेड गुड होता है उससे जुड़ा हुआ जो जैसे फाउंटेन पेन और इंक, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अगर किसी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे भाई फाउंटेन पेन अभी तक आता था 20 रुपीज़ का, ठीक है, तो उसकी जो इंक की जो डिमांड थी वो उसी रेशो में थी कि भाई जितने का पेन है उतनी ही रेशो से इंक भी बिकेगी। अब फाउंटेन पेन की जो कीमत है वो 20 से बढ़ाकर क्या हो गई, 50 हो गई। अब फाउंटेन पेन लोगों ने खरीदना कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली इंक की जो क्वांटिटी डिमांड थी, इंक की जो मार्केट में डिमांड थी वो भी क्या हो गई, अपने आप घट गई, क्योंकि फाउंटेन पेन लोगों ने खरीदना बंद करा तो इंक खरीद कर क्या करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस द जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो व्हेन टू प्रोडक्ट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, क्या कहा मैंने कि जब दो प्रोडक्ट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं उस केस में जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। कि दैट मीन्स कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कार, सो देयर इज नो इफेक्ट इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द क्लॉथ। कार की कीमत बढ़ने से कपड़ों की मांग में कमी आ जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। कार और क्लॉथ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए प्रोडक्ट नहीं है, तो उनकी क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी में भी कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई प्रोडक्ट की प्राइस है पी और क्लॉथ की प्राइस है एम, दोनों एक दूसरे से एसोसिएट नहीं है। आप प्राइस कितनी भी बढ़ती चली जाए इनफाइनाइट पर, जो क्वांटिटी है उसका कोई रिलेशन ही नहीं होगा दूसरे प्रोडक्ट के साथ, तो उसकी क्वांटिटी में भाई क्यों डिफरेंस आएगा। कार की कीमतें बढ़ रही हैं, कपड़ों पर उसका क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर थ्रेड की कीमत बढ़ गई, धागे की कीमत बढ़ गई, तो कपड़ों की कीमत में फर्क पड़ सकता है, लेकिन कार और क्लॉथ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं है। व्हेन द टू प्रोडक्ट्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, इन दैट केस द जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल। सो देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ क्लॉथ
increases day by day. So in that case हम क्या कहते हैं कि there is zero cross elasticity of demand is applicable in that particular case when the two products are not together. ये हुआ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड factors affecting the elasticity of demand. Thank you.